महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है, ढांचा लगा दिया है। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि अब महिला आरक्षण को ही आप ये ढांचा मिला, महिला आरक्षण ही आपका सुरक्षा कवच बना आपकी राजनीतिक मंशा को छुपाने के लिए, और कोई आपको विधेयक नहीं मिला। मतलब आपकी ही मंशा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विलंब क्यों? पहली बात तो शंका इस बात पे उठती है कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, नहीं तो आप तुरंत लेके आ जाते। और दूसरा जो शंका मन में पैदा होता है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, क्योंकि 2023 और 2026 के बीच में एक ही अंतर आया है। 2023 में भी आपकी सरकार, 26 में भी लोगों ने आपकी सरकार लेके आए। 2023 में आपने कहा कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण होगी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, जनगणना से पहले हमको महिला आरक्षण लाने की कोशिश करना चाहिए। क्या फर्क आया? फर्क बस इतना ही आया कि पूरे इंडिया अलायंस और विभिन्न विरोधी दल के दबाव में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने आपके सरकार को विमर्श किया कि आपको जनगणना के साथ जाति जनगणना करनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख आपने एक प्रेस रिलीज के द्वारा आपने फरवरी के महीने में किया, दबाव में आके किया। इसके पक्ष में आप नहीं थे। इससे प्रेस रिलीज से पहले कई बार सदन के अंदर, सदन के बाहर क्या क्या हम पर आलोचना नहीं हुई। कभी अर्बन नक्सल, कभी देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा, देश का बंटवारा चाहते हैं, क्या क्या आरोप नहीं लगाया। लेकिन जब आपने खुद देखा कि देश के लोग, अति पिछले वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक जब वो चाहते हैं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति लोग जब वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो आपने विमर्श होकर आपने जाति जनगणना लेके आए। अब आप वो जाति जनगणना को नहीं करना चाहते, आप नहीं लागू करना चाहते। अभी भी समय है, 2026 है, आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है, तो आपको क्यों लगता है, आपने क्यों यहां पे लिखा है कि कंसिडरेबल टाइम लगेगा और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हमारी पॉलिटिक्स में वो डिले हो जाएगी? मतलब आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। साफ साफ आपका उद्देश्य, आपकी राजनीति यहां पे है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। द नेक्स्ट सेंसस एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज thereafter will take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize 1/3 reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published census. ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप जो संविधान में लिखा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। लोकसभा में माहौल गर्म है। सदन में चर्चा तो महिलाओं को आरक्षण के लिए हो रही है, ताकि सदन में उनकी भागीदारी 33% फिक्स हो। बिल का मकसद महिला सशक्तिकरण और अच्छी खासी उनकी भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि नारी वंदन विधेयक के जरिए महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जैसे ही लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई, समाजवादी पार्टी ने इस महिला आरक्षण में एक नई बहस छेड़ी। समाजवादी पार्टी को महिला आरक्षण से ज्यादा फिक्र मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को लेकर है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि जब तक मुस्लिम महिला आरक्षण
आरक्षण लागू नहीं होता तब तक इस बिल का कोई मतलब ही नहीं। यानी कि समाजवादी पार्टी के इस बयान को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज का दिन देश के लिए इतना बड़ा दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन है, आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। सदन में देश की आधी आबादी के लिए इतिहास गढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि इसमें भी धार्मिक कार्ड हिल लिया जाए, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद महिला आरक्षण में भी धर्म के नाम पर भागीदारी की मांग कर रहे हैं। संविधान के नाम पर बिल का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी। और ये देखिए, इस बीच ये जो तस्वीर बाहर से आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने नेताओं, अपने सांसदों के साथ संसद परिसर में मौजूद है। क्या बातचीत चल रही है, सुनने की कोशिश कर। आगे भैया। तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ धर्म का कार्ड खेल दिया गया संसद में। आज धर्म के आधार पर संविधान में बदलाव कर धर्म के नाम पर आरक्षण देने की मांग की जा रही है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम महिला के आरक्षण की मांग, यानी कि धार्मिक कार्ड वाले मांग पर जोरदार प्रहार किया। शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर ऐसी मांग गैर संवैधानिक है। संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आप एक तरफ संविधान लेकर घूमते हैं, अब संविधान की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ संविधान को ताक पर रखकर मुस्लिम कार्ड, वोट बैंक कार्ड खेलने लग जाते हैं। अब महिला आरक्षण में धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग कहां तक जायज है? इस बिल का मकसद महिलाओं को मजबूत करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए है, ना कि किसी एक धर्म या समुदाय को खुश करने के लिए। यह बिल पूरे देश की महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए, लेकिन अब इसे भी राजनीतिक दल सियासी चश्मे से देखने लगे। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं। महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। संसद में इस बिल पर चर्चा चल रही है, और आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से 3 बिल लाए गए हैं, और उस पर विपक्ष एक मत है। विपक्ष का कहना है कि वो नारी बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बहाने संसद में आज जो समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया, वो खेला आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हर जगह इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट ही दिखाई देता है। कहीं तो आप सोचिए कि देश की आधी आबादी महिला की बात हो रही है, सिर्फ महिलाओं की बात करेंगे। अगर देश की आधी आबादी की बात हो रही है तो उसमें मुस्लिम महिलाएं अलग रह जाएंगी क्या? देश के लिए कोई कानून बन रहा है तो उससे मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा क्या? आप मानकर बैठे हैं कि मुसलमान अलग हैं, आप मानकर बैठे हैं कि मुस्लिम महिलाएं इस देश की मुस्लिम महिलाएं नहीं है। इस संविधान में जो कानून बनेगा इस संविधान के जरिए वो उन पर लागू नहीं होगा। कमाल है। इसी पर बात करेंगे। नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता, और नफीस अंसारी AIMIM के नेता हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
लेकिन नाहिद लारी खान, अगर यह बिल जो सरकार लेकर आई है यह पास हो जाता है तो आधी आबादी के लिए होगा, 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। इसमें हिंदू और मुसलमान कार्ड कैसे खेल सकते हैं भाई? कोई आप लोग कैसे इसमें हिंदू मुसलमान कार्ड देख ले रही हैं? नहीं, कहां हिंदू मुसलमान कार्ड आपको दिख रहा है? धर्मेंद्र यादव क्या मुसलमान महिलाएं आधी आबादी में नहीं शामिल होती हैं? इसलिए तो पूछ रहा हूं कि जब बिल 33% आरक्षण का आ रहा है तो उसमें अलग से मुस्लिम महिलाओं का कार्ड क्या जरूरत है? क्यों खेल रही हैं? नहीं, कहां अलग से कार्ड खेल रहे हैं? अरे आप ये समझिए कि अभी मैं शाह जी को सुन रही थी, गृह मंत्री जी, वही गृह मंत्री जी हैं जिन्होंने हाउस में परम आदरणीय बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया था। आज भी 95% एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, नाइद रुकिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर 33% आरक्षण महिलाओं को संसद में मिले तो उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं होंगी क्या? अब आप एक बार वही सवाल किया, जैसे ही मैंने गृह मंत्री जी का नाम लिया आपने। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल और एक मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आपको मैम बुलाया है। आप कहीं और ले जाना चाहती है तो डिरेल नहीं होने दे सकता ना। मैं एंकर हूं, मेरा काम यही है कि डिबेट को डिरेल नहीं होने दूं। मतलब मैं गृह मंत्री, मतलब परम आदरणीय बाबा साहब का नाम अगर लिया तो डिरेल हो जाएगा आपका डिबेट। इतनी नफरत है पिछड़े दलित? नहीं, आप बाबा साहब का नाम गलत जगह पर ले रही हैं। आप बाबा साहब के कंधे पर रखकर बंदूक अपनी समाजवादी पार्टी के कार्ड की चला रही हैं। वो नहीं होने दूंगा मैम। मैं मौका नहीं दे रहे हैं, बोलिए ना। आप सुनना नहीं चाह रहे तो इसमें मैं क्या करूं? आप बताइए। मैंने सवाल पूछा, धर्मेंद्र यादव आपके सांसद हैं। एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं मैं आपको, नाहिद, मैं आपको फिर से सवाल दोहरा देता हूं। धर्मेंद्र यादव आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल जो सरकार लेकर आई है तब तक संवैधानिक नहीं होगा जब तक मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात इसमें नहीं हो। ये क्यों कहा? ये मुस्लिम कार्ड, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण कब तक करती रहेंगी आप लोग? अब आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो चुप होकर सुन लीजिए, अन्यथा मैं आपका डिबेट छोड़ दूंगी। अच्छा, बोलिए। अभी मैंने सुना कि गृह मंत्री जी कह रहे थे कि धर्म के आधार पर जो है रिजर्वेशन नहीं होता, आरक्षण नहीं मिलता है। अरे भाई, कुछ पढ़े लिखे भी हैं बीजेपी वाले कि नहीं? जो पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी रिजर्वेशन जो मिलता है नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में, उसमें मुसलमान पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। तो धर्म के आधार पर तो हो ही रहा है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है। आज से नहीं, पहले अलग से क्यों चाहिए? और तुष्टीकरण की बात जो कर रहे हैं आप, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। 72% आबादी है पिछड़े दलितों की, और आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो है आरक्षण नहीं देना चाहते। आप उनके हक पे डंडी मारने का काम करना चाहते हैं। आधी आबादी में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक पर डंडी मारना चाहते हैं बीजेपी, आरक्षण नकारना चाहती है बीजेपी। आधी आबादी में मुस्लिम महिलाएं हैं कि नहीं है? पीडीए समाज की महिलाओं का आरक्षण नकारना चाहती है, और 5% वालों के हाथ में सारी सीटें आ जाए, सारे टिकट 5% वालों को मिल जाए, सारे बेनिफिट, सारी मलाई जो 5% वाले खाएं, और 95% वाले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जो मुद्दा समाजवादी पार्टी शुरू दिन से उठा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से उठा रहे हैं, तो वो ना लागू हो। अरे तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। ये महिला आरक्षण बिल जो लेकर आई है बीजेपी, 2023 में भी लेकर आई थी, तब सारी पार्टी सपा सहित सारे विपक्ष ने सर्वसम्मति से इसको पास किया। तब जब 2023 में लेकर आई थी, तब हमारा मुद्दा ये था कि आप इसको अभी तुरंत लागू करें, 2024 के चुनाव के दौरान ही लागू कर दें। तब बीजेपी ने कहा था कि नहीं, 2024 के चुनाव के दौरान हम नहीं लागू करेंगे। एक सेकंड, देखिए, अब मैंने आपको सुन लिया। फिर अब आप डिबेट छोड़कर तो नहीं जाएंगी? लागू नहीं किया। नाहिद, आप डिबेट छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मुझे डराएंगी तो नहीं कि मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी? क्योंकि आप बोलती रही, मैं सुनता रहा। अब थोड़ा लॉजिकल होकर फैक्चुअली डिबेट करते हैं, बात करते हैं। सुन ले, इसको कंप्लीट तो करने दें। बोलिए। अरे इस पे मैं कंप्लीट तो कर लूं।
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा अरे झा जोड़ा। साहब, कर लीजिए, कीजिए। समाजवादी ने नहीं, कुनबा जोड़ा होना चाहिए। तब उसके बाद जो है इसको तब लागू नहीं किया कि सेंसस होना, परिसीमन होना है। अब आप 2011 के सेंसस के बेसिस पे इसको लागू करना चाह रहे हैं, तो जब 2011 के सेंसस पे लागू करना था तो 2014 में ही लागू कर देते। राज्यसभा से तो पारित हो चुका था ये। 12 साल से आपकी सरकार चल रही है, आप इसको तब क्यों नहीं लागू करा? हो गया आप नायक जी। बहुमत में थे, अब तो आपकी लंगड़ी लूली सरकार है। दरअसल मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, मुद्दा है संविधान पर निशाना है। आप लोगों के लिए मुद्दा महिला आरक्षण है कि नहीं है? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको, उस पर निशाना है। अरे मैम, आप लोगों के लिए आरक्षण, महिला आरक्षण मुद्दा है कि नहीं है? ये बीजेपी के लिए महिला मुद्दा नहीं है। महिला बीजेपी के लिए नहीं है, आपके लिए है कि नहीं है? ये मेन मुद्दा है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी के लिए है कि नहीं अरे है? हमारे लिए तो है ही, तभी तो हमने पास कराया है ना आप लोगों के अरे लिए? भाई, आप लोगों के कान में अगर दिक्कत है या आंख में रतौंधी है तो दवाई डलवाइए। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी, पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में है। हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि रतौंधी हो जाए तो हमारे ये भी कहते हैं कि अगर रतौंधी हो जाए तो मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। आप लोग खुद माइक ले लेकर, हमारे यहाँ ये भी कहावत है। और आजकल वो सरकार ने कर दिया है कि मिट्टी का तेल पेट्रोल पंप पर भी मिल जाएगा। कहावतें मत बुझाइए। नाहिद, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सीधे सीधे सवाल का जवाब। मैं तो कह रहा हूं आपको भी खुश होना चाहिए। पूछिए। अंबर जैदी को खुश होना चाहिए कि इस देश में अरे आप महिलाएं 33% होंगी लोकसभा राज्यसभा में। इसमें मुस्लिम भी होंगी, सिख भी होंगी, सब होंगी। विद्यानाथ, मैं कुछ बोलिए अंबर जैदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं अब एक सेकंड रुक जाइएगा मैम। अब मत डराइए, अब रुक जाइए मैडम, प्लीज ना। जी प्लीज मैम। नाहिद जी प्लीज रुक जाइए। कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के विरोध पे, अन्यथा आप माफी मांगे ये सब बातें करने की। मैं माफी मांगू? बातें करने की मैं माफी मांगू? बाइट सुनवा दूं? अपने सांसद को ध्यान से सुनती नहीं है क्या आप? भाई जरा निकालिए कि किसी ने विरोध किया। निकालो जरा कि धर्मेंद्र यादव ने आज क्या बोला है लोकसभा में, जरा उनका बयान निकाल के रखिए और माफी फिर आप मांगेंगी। नाहिद, आप माफी मांगेंगी कि वहां पर आपके सांसद मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे? जब आधी आबादी को आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें मुस्लिम का नाम लेना, मुसलमानों का नाम लेना, मुस्लिम महिलाओं का नाम लेना, क्या मुस्लिम कार्ड खेलना नहीं है? अच्छा। मुसलमान इस देश के नहीं है। अरे हम लोग यहाँ के खाटी वासी हैं, वो बाहर से लोग अभी आप कह रही थी कि रतौंधी हो जाता है तो क्या क्या करना पड़ता है मैडम? लोग आए थे आ रहे। दुकान जाइए, पता कीजिए कि रतौंधी होता है तो करना क्या होता है। हमारे यहाँ तो किरोसिन का तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल। बोलिए विद्यानाथ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज यहाँ पर नाहिद लारी खान साहिबा बैठी हैं और सपा का यहाँ पर वो पक्ष रख रही हैं। सपा वही पार्टी है जो जब भी मुस्लिम महिलाओं से रिलेटेड कोई भी बिल संसद में जाता है तो प्रति फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं, बहस छोड़कर। तो अब 3 तलाक पे बात आती है। देखिए, संसद से पहले तो बेसिक अधिकार आते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं। चलिए, ये भी अधिकार, रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की। नाहिद जी, आप तब से बड़बड़ किए जा रही हैं, गालियां आप शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, आपके बीच में नहीं बोले, तो कृपया अपनी टोन डाउन रखें और अपने समय का इंतजार करें। डिरेल हो रहा था डिबेट। अरे जवाब दे रही हैं, आपकी बात कर रहे थे, आपको जवाब दे रही हैं। बात करने पे आपका डिबेट नहीं, आपको जवाब दे रही हैं। आप बोल रही हैं ना तो बस जाए की मानसिकता है। अपने आप टर्न तब पे से बोलिए। बोले जा रही हैं लगातार नॉन स्टॉप। जवाब दे रही थी तो चूंकि मैंने, आप तो धमका रही थी मैडम मुझे। आपके पेट में दर्द हो रहा था। अब तो आप धमका रही थी मुझे। अभी सरकार नहीं है तो धमकाती हैं आप लोग पत्रकारों को। सरकार आ जाएगी तो उठा के सबको बंद करवा दीजिए आप लोग, काम किया है ना? अब इसीलिए जनता आप लोगों को ला नहीं रही हो गया हो तो सुन लीजिए। आप लोगों की मेंटालिटी जनता को पता है। अब आपका डिबेट नहीं डिरेल। अरे बहन जी, सुन लीजिए, आप बोल रही हैं तब से पिछले 15 मिनट से बोल रही हैं, अब दूसरे का मुद्दे पर बोलिए। देखिए, मैं मुद्दे पर ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहिब की बात करे थे। बाबा साहिब ने कहीं पे भी धर्म के आधार पर
किसी भी तरह का कोटा या किसी भी तरह के आरक्षण का प्रोविजन नहीं दिया। तो ये आपके लिए एक नई खबर है, आपको शायद पता नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सपा अगर मुस्लिम महिलाओं की आरक्षण की बात करता है राजनीति में, तो ये बता दे कि उनकी कितनी महिला मुस्लिम सांसद है। एक इकलौती इकरा हसन है। आपको किसने रोका था? मुसलमानों से आप वोट लेते हैं। कितनी महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया, कितनी महिलाओं का आपने उत्थान किया, कितनी महिलाओं के आप बड़ा कार्य कर रही है। तो ये तो आपकी नीति और नियत में साफ झलकता है। आप अगर कोटा विद इन द कोटा की भी बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुसलमान महिलाओं की बात करें, आपको किसने रोका था? इतने सालों से आप महिलाओं को टिकट देकर उनको आगे बढ़ाइए, विमेन लेड आप एम्पावरमेंट कीजिए। ये तो कोई बात ही नहीं होती। आपकी साफ यहां पर नियत झलकती है कि आप हर महिला के उत्थान का जो भी बिल आता है उसमें किसी ना किसी तरह से रोड़ा अटकाएंगे। आप पास तो हो गया, अब उसको क्योंकि आपकी मजबूरी, आप आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि भाई हम इस बिल में to further stall and further disturb and oppose the application of the women reservation bill. And the new pretext that they have come up with is this vacuous opposition, this baseless opposition to the delimitation exercise. When the Nari Shakti Adhiniyam was passed in 2023 and it was passed unanimously, all political parties agreed that the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the women reservation bill, will be applicable after the census and a delimitation is undertaken. This is the mandate of the constitution that everybody voted for. Today, the opposition has taken a U-turn. They are now opposing the fast tracking of this bill in the 2029 elections and saying we want to oppose this because we don't want the delimitation exercise to take place. I come from the south of the country, the southern state of Karnataka, Speaker sir, just like you represent from Kerala. Speaker sir, over the last 3 days, we have seen a systematic misleading and propaganda by certain members of the opposition in the most irresponsible, anarchic fashion to mislead the people in the south of India. Let me make it very clear. If at all there was anything, even an ounce of injustice that the proposals that the government has brought to the parliament, even if there was an ounce of injustice to the south of India, I as a proud Kannadiga would have been the first to oppose such kind of a proposal. I have gone through the proposal that the government of India has brought, the Modi government has brought. I am saying this not as a member of the BJP, but I am saying this after thoroughly examining all the 3 proposals, that other than the practical proposal that the Modi government has brought for delimitation of seats in the country, the south of India and the smaller states of India that have controlled our population, we could not have got a better deal than this. This is the best deal that the Narendra Modi government has provided. Very briefly, I want to explain to you, through you to the House and the country, Speaker sir, the constitutional framework that governs the delimitation exercise. My learned friend Gaurav Gogoiji was in his speech mentioning that we are bringing the delimitation exercise through the back door. I want to very clearly make it clear to him that the delimitation exercise is not a backdoor exercise that the BJP is doing. This is a constitutional mandate of Article 81 and 82. We are only purely following what the Constitution asks us to do. There are 3 primary articles that govern the exercise that we are now conducting, Speaker sir. Article 81, Article 82 and Article 330A of the Constitution, which provides for women reservation. Let us examine all the 3 articles briefly and summarily to understand what the articles essentially say. The first article, 81, determines the total number of seats. It also says that the total number of seats meant to the Lok Sabha, the House of People, must be divided across the country in such a manner. तो विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश सरकार कर रही है डिलिमिटेशन और इस बिल के जरिए।
और सीटें जो बढ़ाने की बात हो रही है उसके जरिए। तो इस पर एक जो चर्चा चल रही है उस पर आपको मैंने सुनाया कि कैसे अभी संसद में ये मामला पूरा गर्म है, इस पर डिबेट चल रही है, ये विशेष सत्र है। लेकिन एक बात ये है, आ रहा हूं फिर नायद आपने उंगली उठा ली है, एक सेकंड रुक जाइएगा। अभी बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई है नेहा जी बहुत देर से। नेहा, अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि अगर आप महिला आरक्षण कर ही रही हैं, अनुरोध कर रही थी कि जी धर्मेंद्र जी का बाइक चला देते, मैं सुन लेती एक बार। रुक जाइए, मुझे पता है ना, आप कह रहे थे हाथ ना, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा आदमी जो होगा वो समझ पाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, सुनाइए जरा धर्मेंद्र यादव ने आज क्या कहा। और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी फिर से सुनवाऊं, हो गया, फिर से सुनवाऊं, एक बार और सुनाइए। सांसद अपने ही सांसद के बयान को माफी मांगे, सबसे पहले माफ कर दीजिए उनको। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करी। अरे लड़के हैं, लड़कों की गलती हो जाती है, क्योंकि सच में लड़कों से गलती हो जाती है। आपकी परेशानी समझ, मजबूरी है आपकी, माफी मांगे। अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, फांसी को चढ़ा देंगे क्या, छोड़ दीजिए। आपने कहा कि सेबर मुसलमानों की बात कर रहे थे, वो मैंने नहीं कहा मुसलमानों की बात कर रहे थे। आप एक काम कीजिए, मैंने आपको आपके सांसद का बयान सुनवा दिया। अब घर जाकर अब इस पूरे क्लिप को उठा के आप सुनिएगा कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जब आधी आबादी के आरक्षण की बात हो ही रही है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो ही रही है, तो फिर उसमें अलग से मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करने की क्या जरूरत है। उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं भाई, इस देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आधी आबादी में ही आती हैं, वो आधी आबादी से अलग नहीं आती हैं। आप भी आधी आबादी आती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि धर्मेंद्र यादव को जाकर एक क्लास दीजिए, आप उनको बताइए कि सर क्या बोल दिया, डिबेट में डिफेंड करते नहीं बन रहा था, विद्यानाथ जी सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। आप भी तुक्के सवाल पूछ रहे हैं। लीजिए, आप बताइए तुक क्या है इसमें, आप तुक बताइए। मुझे लगता है कि आज पूरी डिबेट ऐसी चली जाएगी। नाइद आप बताइए तुक क्या है इसमें। अगर आधी आबादी के लिए कोई सरकार काम करने जा रही है, नेहा एक सेकंड, नेहा को जरा स्क्रीन बड़ा कीजिए, नेहा को स्क्रीन पर रखिए। नेहा बग्गा जी हैं बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा बग्गा, आधी आबादी के आरक्षण या उनको सशक्त करने के लिए 33% आरक्षण की अगर आप लोग बात कर रही हैं, तो क्या इसमें मुस्लिम महिलाओं को आप लोग काट रही हैं, छाट रही हैं? अंबर जैदी को कल वो आरक्षण नहीं मिलेगा क्या? क्या नायद को वो आरक्षण नहीं मिलेगा क्या? सिर्फ नेहा को मिलेगा, सुजाता को मिलेगा? ऐतिहासिक है और ये क्षण हम लोगों के लिए सदैव ही स्मरणीय रहेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सशक्त नेतृत्व को सामने रखते हुए सभी को साथ लाने का काम किया, और क्यों किया है, ताकि महिलाएं सशक्त बने और दोनों जगह पर, चाहे लोकसभा हो या असेंबली सीट्स हो, उनका नेतृत्व बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखे। पर मुझे अफसोस लगता है कि हमारे संसद में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हर विषय पर केवल तुष्टीकरण ही इनकी प्राथमिकता है। आप देखिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या साझा आरजेडी के साथ सरकार रही हो, क्या क्या परिस्थितियां बनी हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर भी क्यों 70 सालों तक नारी शक्ति हारी थी? तुम तुष्टीकरण में अपना भविष्य बुनते रहे, देश की बेटियां हक मांगती रही, तुम अनसुना करते रहे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि धर्मेंद्र जी आज क्या बोल गए हैं, ये वही मन की बात है जो अक्सर चुनाव या अन्य समय पर सामने दिखाई देती है। पर शाहबानो मुसलमान नहीं थी। शाहबानो को मुसलमान मत कहिएगा, क्योंकि जब वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रभावशाली फैसला सुनाया था, तो यही तुष्टीकरण के जो जीवी हैं, इन्होंने जाकर संसद से एक ऐसा कानून पारित करवाया जिससे वो दर-दर की खाने को मजबूर रही है। वो ट्रिपल तलाक की जो मारी हुई महिलाएं, रुक जाइए, अभी 33% का जो डिबेट का वक्त है ना, वो महिलाओं को डेडिकेटेड है। उसके बाद आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा देर रखिएगा।
बोलिए नेहा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक कि सेकंड आ रहा हूँ अश्विनी जी, आऊंगा पक्का, वादे के साथ आऊंगा। भाई रुक जाइए, अभी भी बहुत वक्त मिलेगा, अभी रुकिए ना एक सेकंड, नेहा को कंप्लीट करने दीजिए। नेहा बोलिए। बात कर रही थी, आपको लग रहा था वो गलत, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिरेल कर रही थी। वो जो ट्रिपल तलाक की मारी थी वो मुसलमान महिलाएं नहीं थी, क्योंकि वो मुसलमान महिलाएं कैसे होती, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति में वो मदद नहीं कर रहा था। तो महिला इनके लिए कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रही है। महिला चाहिए कांग्रेस को झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, वोट बैंक के लिए। लेकिन मेरा जो सवाल है नेहा जी, नेहा जी, मेरा जो सवाल है, जो सवाल धर्मेंद्र यादव उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बिना ये 33% वाला आरक्षण मान्य ही नहीं होगा, असंवैधानिक हो जाएगा, संविधान को आप लोग तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण लाइए आप लोग। तो क्या ये जो 33% आरक्षण है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग अलग करके कुछ ऐसा कुछ हिडन प्रावधान है जो धर्मेंद्र यादव को पता है, हम लोगों को नहीं बताया गया? ये तो विद्यानाथ जी बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि संसद में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो मूल हमारी संरचनाएं हैं संविधान की वो नहीं जानते। और धर्मेंद्र यादव और सपा के रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों में से हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए महिलाओं के आने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला के पास नेतृत्व शक्ति भी है, समझ भी है और दिशा दिखाने का पूरी कैपेबिलिटी भी है। धर्मेंद्र यादव काश ये समझ लेते कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो बहन, बेटी, मातृशक्ति उस 33% में आने वाली है। आज जो गौरव का क्षण है, आप देखिए कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कितना है महिलाओं का, 27.6%। हम 33% पर आने वाले हैं, पर इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ पर नाहिद जी से और समस्त लोगों से यही कहूंगी कि भाई आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सुंदर सुभाषित को ट्वीट किया था, थोड़ा सा पढ़ लिया होता, देख लिया होता तो जो मूल हमारी अनादिकाल से संरचना है उसको आप समझ पाते। वो कहता है कि वक्षन्ति ही रश्मि भी विश्व माँ भासी रोचनम तात्वा वसुयवो गिबी ही कनवा अहूषता। इसका मतलब कि नारी ने सदैव से ही एक अपने ज्ञान की परंपरा से विश्व को राह दिखाने का काम किया है। और जो भी मनुष्य इस धरती पर सद्भाव चाहता है, समृद्धि चाहता है, वो नारी का सम्मान करता है, उसके साथ खड़ा होता है। कि हमारे यहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है। एकमात्र देश है दुनिया में जहां नारियों को पूजा जाता है, नारी शक्ति की वंदना की जाती है। बाकी सब जगह आप देख लीजिए, कोई नारी ईश्वर नहीं है किसी के, सबके पुरुषत्व में सब लोगों ने वंदना और वंदन किया है। इसीलिए हमारा देश हमेशा से अलग रहा है। और इस देश को और अनोखा कैसे बनाया जा सकता है, बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है? अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जब 33% वक्त मैंने अपनी डिबेट का दे दिया ना महिलाओं को, उसके बाद अगर मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 शब्द कह दूं, सिर्फ एक सेकंड, 10 सेकंड दीजिएगा, 2 शब्द कहूंगी, सिर्फ 2 जल्दी से नेहा, जल्दी से 2 शब्द से तीसरा नहीं होगा। हाँ। देखिए ये विपक्ष है, सपा हो या अन्य जो हो, जो मुस्लिम आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, और आपने नारी सम्मान की बात की अनादिकाल से, ये ना भारत माता की जय बोलते हैं, ना ही वंदे मातरम बोलते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? ठीक, ओके। अश्विनी जी, आप परेशान हो रहे थे क्योंकि आज पैनल में वैसे भी आप अकेले ही पुरुष हैं, महिलाएं भारी हैं, बोलिए। नहीं, महिलाएं भारी होनी भी चाहिए, महिलाओं का पूरा सम्मान है। और मुझे लगता है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज्यादा सशक्त होती हैं। और महिलाओं बातों में होती हैं कि संसद में होंगी तो भी होंगी। आप विद्यानाथ जी, एक तो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 मिनट से आपकी डिबेट में बैठा हूं और बोलने का मौका दिया, एटलीस्ट अनइंटरप्टेड 1 मिनट तो दीजिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूं सुन लीजिए। आप यहाँ पर भी एक देखिए, रिजर्वेशन की बात हो रही, महिला रिजर्वेशन की बात हो रही। जब बीजेपी की महिला बोलती हैं तो आप बड़ा शालीनता सुनते हो, जैसे कोई शुगर कोटेड बातें कर रही है। जब नाहिदा जी बोलते हैं आप उनको बार बार टोकते हो। इसी टाइप के रिजर्वेशन की बात हो रही है। जब महिला रिजर्वेशन की बात होगी तो महिला रिजर्वेशन में किन महिलाओं को, किन जातियों के महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये भी तो एक विषय उठेगा। आपने बोला हम 50 महिलाएं ले आएंगी, बट वो 33% महिलाएं कौन सी होंगी? ये भाई, क्या आप लोगों ने धर्म के नाम पर देश बांटा, आप लोगों ने जात के नाम पर देश बांटा, आप लोग अब महिलाओं को भी बांट दीजिए। इनमें भी पूछ लीजिए कि भाई तुम में कौन कौन सी जात है,
इनको भी धर्म के नाम पर बांट दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु, अश्विनी कुमार मिश्रा जी हाथ जोड़ रहा हूं, मुझसे हाथ जोड़वा लीजिए प्रभु। कैसे आप मेरी बात आप लोगों ने देश बांट दिया भाई धर्म के नाम पर। देश को धर्म के नाम पे किसने बांटा है विद्यनाथ जी? हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। मुस्लिम कौन करता है? राजनीति के नाम पर जात जात को लड़ा दिया। विद्यनाथ जी, महिलाएं आपके मंगलसूत्र जी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाहर निकलेंगे ना, बात कर रहे हो ना, लोग आपको सलाम नहीं करेंगे, आपसे दुआ सलामी नहीं करेंगे, आपको प्रणाम नहीं करेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे, बोलेंगे देखो ये जो है ना, जो देश बांटने वाले थे, जिन्होंने जात में बांटा हिंदुओं को, वो अब महिलाओं में बांटना चाहते हैं। ये नेहा बग्गा, ये अमर जैदी, ये सुजाता पांडे, इन सब में बांट दीजिए भाई। विद्यनाथ जी, महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने की बात किसने की थी? किस नेता ने की थी? अब बात हो रही है, आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं। बात नीति की नहीं है, बात नियति की है। महिला रिजर्वेशन का 33% का बिल ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 में। अच्छा, विषय सिर्फ इतना है, जो डिलिमिटेशन होने वाला है, जो परसीमन होने वाला है, वो कैसे होगा? जब वो होगा तो सीटें कैसे बटेंगी? जब सीटें बटेंगी तो महिला रिजर्वेशन कैसे इम्प्लाई होगा? किन किन क्षेत्रों पे इम्प्लाई होगा? किन किन महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी? किस किस कास्ट से? आपकी जब सरकार थी देश में 70 साल या 70 साल में मान लीजिए 55-60 साल आप लोगों की सरकार थी। अश्विनी जी, आपने एक बात कहा ना, आपने एक बात कही, उस पर मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा कि ये सीटें कैसे बटेंगी, सीटें कैसे बढ़ेंगी, परिसीमन कैसे होगा? इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनता है ना, और वो आयोग ही तो तय करेगा ना। या ये भी आप लोग कहेंगे कि हम ही को तय करने दीजिए, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं? इनकी पार्टी तो आयोग पे अब आप सही विषय पे आए हैं विद्यनाथ जी। परसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर सीट बांटेगा, परसीमन करेगा, ये ठंडे बस्ते में डाला गया है। और वाजपेयी जी ने भी 2001 में इसको पुश किया था। 2026 तक ऐसा नहीं होगा। जो अभी परसीमन बिल लाया जा रहा है, वो उसको परिवर्तन करने के लिए लाया जा रहा है, जिसपे पूरी बहस है और जिसका विरोध है, जिसके आधार पर गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, रिक्रिएशन कर सकती है। और उस समय कितनी महिलाएं किस कास्ट से आएंगी, किस ग्रुप से आएंगी, किस कम्युनिटी से आएंगी, ये सारा सरकार कंट्रोल करेगी। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सारी सीटों की बात है। जो मूलभूत विरोध है वो इस बात का है। आप सच में बोलूं आपको, मैं सच्ची बात बताऊं आपको अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जब भी आप मेरे पैनल में होते थे ना, या होते हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि एक पढ़ा लिखा कांग्रेस का विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ है। भाई आपसे ये अपेक्षा नहीं करता हूं मैं कि आप इस तरीके से लोगों को बरगलाएंगे कि जब महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कितनी अंबर जैदी, कितनी सुजाता पांडे, कितनी नेहा बग्गा। अरे भाई, कोई सीट महिला सीट होगी तो वहां से महिला लड़ेगी, उसमें बग्गा हो, जैदी हो, चाहे पांडे हो। विद्यनाथ जी कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं आप? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो आप? कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हो आप? अच्छा, 100 महिलाओं को आरक्षण दिया गया, लॉजिकल है। 100 महिलाओं का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अक्रॉस कास्ट कम्युनिटीज, तो काहे का रिजर्वेशन है? यू आर प्रमोटिंग वन कम्युनिटी, यू आर प्रमोटिंग वन कास्ट, यू आर प्रमोटिंग वन रिलीजन, यू आर प्रमोटिंग वन ग्रुप। ये संविधान में संभव नहीं है, संविधान के आधार से गलत है ये। और विद्यनाथ जी, फिर से वही बात दोहरा रहा हूं मैं, ये सारा विरोध जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो मूर्ख बना रही है, एक ऐसा बिल लेके आई है जो पास नहीं होगा। और बाद में ये बोलेंगे क्योंकि अपोजिशन महिला विरोधी थी, महिला रिजर्वेशन के खिलाफ थी, इन्होंने ये बिल पास नहीं करने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नियत ही नहीं है महिला रिजर्वेशन लाने की। तो आप लोगों की नियत है ना, कितनी 360 वोट चाहिए ना, 360 वोट चाहिए ना, अरे 360 वोट चाहिए ना। तो आप जितने वोट कम पड़ेंगे, आप अपनी पार्टी के सांसद, आपके तो हालांकि थोड़े कम है, बाकी अपने जो सहयोगी हैं, क्योंकि अलायंस आपका बड़ा है एनडीए से, यूपीए का अलायंस ज्यादा बड़ा है, आप लोग इंडी गठबंधन जो है वो ज्यादा बड़ा है, आप लोग जाकर वोट कर दीजिएगा, बोलेगा हम लोग तो चाह रहे थे। महिला रिजर्वेशन की सुजाता पांडे जी, ये समझदार लोग बैठकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आरक्षण महिलाओं के लिए हो रहा है तो इसमें मुस्लिम आरक्षण दीजिए, इसमें दलित आरक्षण दीजिए, इसमें ओबीसी आरक्षण दीजिए, इसमें फलाना। अरे महिलाओं के लिए आरक्षण हो रहा है, महिलाओं को क्यों बांटना है भाई? जो सीट जैसी होगी ओबीसी और दलित सीट होगी, वहां से वो सीट पर वो महिला चुनाव लड़ेगी। जो मुस्लिम बहुल सीट होगी वहां पर मुस्लिम महिलाओं को उतारेगी। ये तो पार्टी उतारेगी, कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल।
देखिए, अब यहाँ पैनल पे बैठी हुई सारी महिलाओं से भी अगर पूछ लीजिए तो उनको सबसे पहले लगेगा कि पहले ये बिल पास कर लो, उसके बाद हमको कोई जात वात में बांटने का कार्य मत करो, क्योंकि ऐसे तो ये महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं होगा, ये तो महिला शक्ति का विखंडन करने का बिल हो जाएगा। और यही कोशिश समाजवादी पार्टी की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको शायद पता ही नहीं है, क्या पढ़ते लिखते हैं लोग यहाँ पे, कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि रिजर्वेशन बेसिस ऑन रिलीजन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट 2024 में जब ममता सरकार ने बहुत सारे मुस्लिम के को ओबीसी कोटे में घुसा दिया था, तो कलकत्ता जो हाईकोर्ट है उसको बिल्कुल क्वेश्चन कर दिया था। तो उसके बाद भी ये कर रहे, तो साफ पता चलता है कि ये कुछ और नहीं है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। और अगर महिलाओं के अधिकार की इतनी चिंता है आपको, जैसा कि अंबर ने बोल रही थी कि वो ट्रिपल तलाक के वक्त में आप कहाँ थे, जो वक्त में जब बात हो थी कि महिलाओं को स्थान देने की है, तो ये उसका विरोध कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी पिक एंड चूज करते हैं। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पिताजी ने भी यही बोला था कि ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो तो बहुत ही अनाकर्षक होती हैं, उनको संसद में आके क्या करना है, और बाकी जो महिलाएं आएंगी उस पर तो सीटी बजेंगी। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग आज बोलते हैं कि हम समाजवादी पार्टी महिलाओं के सपोर्ट में खड़े हैं। हॉस्टल कांड से लेके गेस्ट हाउस कांड करने वाले नेता आज महिलाओं के समर्थन में खड़े हैं। और जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, अश्विनी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके नहीं बोला है ना आपको अरे डिलिमिटेशन, अब सुन लीजिए, भागिए मत, राहुल गांधी की तरह मत सोचिए, राहुल गांधी की तरह मत सोचिए, सुनिए। डिलिमिटेशन की जहां तक बात है तो सरकार ने 50% का रिजर्व ये सीट का एलोकेशन का ऑफर दिया हुआ है, जहां पे हर एक राज्य विदाउट पॉपुलेशन के कंसीडरेशन के अलावा उतनी जितनी सीटी है वो डिस्कशन करोगे तो पता चलेगा। पहले ही से हमें इसका विरोध करना है, हमें इसका विरोध करना है। द प्रॉब्लम इसकी सबसे इनको लगता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मोदी क्रेडिट ले जाएंगे, और ये उनकी सबसे दुखती रग है कि मोदी कुछ भी अच्छा करे तो वो उनको वापस करना। सिर्फ इतनी भी नहीं है, सुनिए मैं बता देता हूँ। दिक्कत ये है कि मोदी जी जो करते जा रहे हैं ना, एक एक कर सारी समस्याओं का तो समाधान कर दे रहे हैं। अंबर, अब मुझे लग रहा है कि आने वाले अगले 10 वर्ष में अगर और इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी रह गए तो कुछ छोड़ेंगे विपक्ष के लिए कि नहीं छोड़ेंगे। अगर विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं तो किस मुद्दे पर विपक्ष कहेगा कि हम आकर चुनाव लड़ेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं देश में इसको हम सॉल्व करेंगे। अरे विद्यानाथ, वैसे ही विपक्ष के पास मुद्दों का काले, उनको तो मुद्दे ही नहीं समझ में आते, इसीलिए जनता से। लेकिन एक बात में चलते चलते सिर्फ 30 सेकंड है अंबर, कि क्या सच में 1 सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड, कि क्या सच में आज धर्मेंद्र यादव ने जो संसद में कहा वो मुसलमानों के लिए उनकी चिंता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए, या वो सच में तुष्टीकरण की जो उनकी राजनीति है या जो कार्ड वो लोग खेलते हैं वो कार्ड खेल रहे हैं? प्योर महिला वो मुस्लिम तुष्टीकरण। मैंने तो आपको बोला कि इतने सालों में सपा ने कितनी मुसलमान महिलाओं को संसद बनाया। अभी सिर्फ एक इकरा हसन है, उससे पहले रबाब सैयदा और एक तबस्सुम हसन। आप बताइए, आपने जब महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं के आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आपने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाया? कितनी महिलाओं के से रिलेटेड मुद्दों पर मुसलमान महिलाओं के मुद्दों पे बात कर लेते हैं। जितने भी मुसलमान महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उस पे तो आप बात नहीं करते। तो ये किस तरह का आप वो यहाँ पर वो दे रहे हैं, एक रीजन देने की कोशिश करें। ये पूरी तरह से बिल का विरोध है। आउटराइटली कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये खुलकर महिला बिल का विरोध करेंगे तो बुरे लग जाएंगे जनता के बीच। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, ये मोदी सरकार है और कोई बिल लेकर आ रही है तो इसलिए उसका विरोध करना है। अब बात नौबत यहां तक आ गई है कि मुसलमान महिलाएं भी, मतलब इसमें भी हिंदू मुसलमान आप कर दीजिए कि महिला बिल में भी हिंदू मुसलमान कीजिए, और यहां तो बैठकर कांग्रेस के नेता महिलाओं में भी वर्गीकरण करने की बात कर रहे हैं, उनको भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हद है भाई, देश देख रहा है आप लोगों को, जनता समझ रही है कि आप लोग चाहते क्या है और करते क्या है। मत कीजिए ऐसा, सत्ता में लौट कर आना है भाई। हमेशा बीजेपी को आप लोग चाहते हैं कि सत्ता में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।